हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योतिबा फुले के बारे में। पिछले क्लास में हमने ज्योतिबा फुले के बारे में बात की थी थोड़ी सी, लेकिन आज हम लोग उनके बारे में खुल के पूरी बातें करेंगे, ब्रीफ होगा, ठीक है। अब देखो, ज्योतिबा फुले अर्बन एजुकेटेड मेंबर ऑफ लो क्लास थे, मतलब ये अर्बनली एजुकेट किए गए थे और ये लो कास्ट को बिलोंग करते थे। इसके बावजूद भी इन्होंने अपने पढ़ाई को जारी रखा और साथ ही साथ इनकी जो पढ़ाई है ना, इनके अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से हुई। इनकी शादी आगे जाके सावित्री फुले से हुई। पुणे में इन्होंने पहला फर्स्ट हाई स्कूल खोला लड़कियों के लिए, फॉर गर्ल्स उन्होंने पहला हाई स्कूल खोला। इनका मानना यही था कि किसी तरह लड़कियों को आगे प्रेरित किया जाए पढ़ने के लिए, उनका उद्धार किया जाए। उसी तरह बेसिस पे 1854 में उन्होंने एक स्कूल खोला अनटचेबल्स के लिए, क्योंकि वो खुद बिलोंग करते थे लो कास्ट से, इसीलिए वो जानते थे कि लो कास्ट को किस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। उन सभी चीज़ों को, समाज में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा कि जो हिंदू तो बोला जा रहा है, पर हिंदू में भी दो सेक्शन है ना, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, और वहाँ पे लो कास्ट किस तरीके से समाज में है। तो क्या जिस तरीके से समाज में लो कास्ट है, क्या वो कभी ऊपर उठ पाएगा? क्या कभी वो कभी इस देश का हिस्सा हो पाएगा? तो देश में हिस्सा होने के लिए सबसे पहले तो उसे भी जागरूक करना पड़ेगा, उसे भी ऊपर उठाना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे। वो ऐसे समाज सुधारक थे जो समाज में जो सबसे निचले तबके के लोग थे उनको ऊपर उठाना है, उनको ठीक करना है। जैसे कि गर्ल्स का एजुकेशन करवाना, अनटचेबल्स के लिए स्कूल्स खोलना, विडो रीमैरिज पे भी वो बहुत ध्यान देते थे। प्राइवेट ऑर्फनेजेस भी उन्होंने विडोज के लिए खोला था कि जो औरतें विधवा हो चुकी हैं उनके कौन देखभाल करेगा। एक तो सास घर देखभाल नहीं होगा, माँ अगर जाएंगे तो समाज कुछ बोलेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राइवेट ऑर्फनेजेस भी खोला। वे कास्ट स्ट्रक्चर के बहुत खिलाफ थे। उन्होंने अपनी किताब गुलामगिरी, एक किताब उन्होंने लिखी थी, इस किताब का नाम है गुलामगिरी। उसमें ये दिखाया भी है कि जो कास्ट स्ट्रक्चर है ना, वो एपिटम है स्लेवरी का। एपिटम ऑफ स्लेवरी मतलब ये स्लेवरी का ही एपिटम है। क्योंकि देखो, कास्ट स्ट्रक्चर में आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस और शूद्र। शूद्र जो था सबसे लो कास्ट में आता था, इसके साथ सबसे ज़्यादा शोषण होता था। और हाई क्लास में ब्राह्मण आता था, एजुकेशन इसको मिलता था, एजुकेशन इसको नहीं मिलता था। एजुकेशन से वंचित होने के चलते इसको कभी नहीं पता चल जाता कि समाज में कैसे क्या है, और मतलब अपना खुद का कुछ वजूद नहीं था इसका वजूद कब बनेगा? जब इसको एजुकेशन मिलेगा, जब इसको सही में एजुकेशन मिलेगा, तब इसको राइट्स के बारे में पता चलेगा, इसको इक्वालिटी क्या होता है ये पता चलेगा। और इस इक्वालिटी को समाज में हासिल करने के लिए ज्योतिबा फुले जैसे लोग काम कर रहे थे। जैसे कि हमने राजा राममोहन राय के बारे में आपको बताया, वो ब्राह्मण होने के बावजूद भी अनटचेबल्स हो या गर्ल्स एजुकेशन हो, उन सब के लिए काम किया है। उसी तरीके से हमारे ज्योतिबा फुले जी ने भी उसी तरीके का काम किया है। यहाँ पर हम अगर आगे पढ़ेंगे तो सत्यशोधक समाज इन्होंने खोजा था, उसकी स्थापना की गई सत्यशोधक समाज 1873 में, ठीक है। ये सोशल जस्टिस फॉर वीकर सेक्शन, ऐसे लोग जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, मान लो आदिवासी हो गए या बहुत निचले तबके, नीचे जाति के लोग जिन्हें बोला जाता है, उनके लिए कौन लड़ेगा, उनके हक की बात कौन करेगा, वो इसीलिए सत्यशोधक समाज उन्होंने खोज की थी, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, जिन्हें हम कहते हैं समाज सुधारक, उन लोग के नेशनलिस्ट मूवमेंट में ये सब योगदान था। देखो, स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने इंडियन कल्चर को और उसके सिविलाइजेशन को ऊपर रखा। कौन? स्वामी दयानंद, ऐसे SD रखो, एंड स्वामी विवेकानंद इंडियन कल्चर को ऊपर रखा। दूसरे में रिफॉर्मर्स कंडेम अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम, द आइडियाज ऑफ ब्रदरहुड एंड इक्वालिटी अट्रैक्टेड द सो कॉल्ड लोअर कास्टर्स। अब देखो, इन रिफॉर्मर्स की वजह से नेशनलिज्म का उदय हो पाया। क्यों? क्योंकि इन रिफॉर्मर्स ने इक्वालिटी, ब्रदरहुड को सपोर्ट किया। अनटचेबिलिटी जो होता है ना, कि छुआछूत है, भाई नीचा जाति का, उसका खाना मत खा लेना या उसको छू मत देना, उसको देखेगा तो तेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इन सबको दूर रखा, ठीक है। इस सब चीज़ को सीधा नकार दिया। इसी के चलते नेशनलिज्म जैसा भाव पैदा होने लगा, लोगों में ये मानने लगा कि हाँ भाई, हम भी एक देश का हिस्सा हैं, हम भी हैं, ठीक है। रिफॉर्मर्स थॉट पीपल नॉट टू इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन हु कुड पार्टिसिपेट इन नेशनल मूवमेंट। तो इन समाज सुधारकों ने एक और बात बताया कि विमेन का इंपॉर्टेंस कभी कम मत कर देना, क्योंकि नेशनल मूवमेंट में विमेन का योगदान भी उतना ही ज़्यादा है जितना एक मैन का योगदान है, ठीक है। जब ये दोनों साथ साथ चलेंगे तब हमारा कोई भी मूवमेंट होगा वो आगे जाके सक्सेस कर पाएगा, ठीक है। दिस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन ऑफ इंडिया। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड स्वराज एंड स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस। तो स्वामी दयानंद ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये स्वराज का शब्द रखा और साथ ही साथ एक स्लोगन दिया, इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत है भारतीयों के लिए। समझ गया दोस्तों? अब इसमें एक और आएगा, चौथा जो है रोल ऑफ द प्रेस। देखो, कोई भी आवाज़ कहीं भी उठ रही है, लेकिन वो आवाज़ फैलेगी कैसे, पता कैसे चलेगा लोगों को? वो आवाज़ या मूवमेंट फैलेगा
प्रेस की वजह से। न्यूज़पेपर्स में जब चीज़ें आने लगेगी, टेलीग्राम में लोगों को सुनेगा, रेडियो तो उस समय उतना नहीं, लेकिन ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में आता था। ये जो न्यूज़पेपर्स में जब चीज़ें आएंगी, लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई कोई काम कर रहा है, और ऐसे न्यूज़पेपर्स में जब चीज़ें आएंगी, काम हो रहा है, तब समाज को पता चलेगा ना कि हाँ ऐसे भी लोग हैं जो समाज को सुधार रहे हैं। और इन सब की आवाज़ कौन बन रहा था? इन सब का आवाज़ बन रहा था ये सब न्यूज़पेपर्स। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, दूसरा द बंगाली, साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया भी थे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द पायोनियर, और भी द ट्रिब्यून, इस तरीके से और भी अन्य न्यूज़पेपर्स जो इसका हिस्सा बनते जा रहे थे नेशनल मूवमेंट का। तो ये देखो, नेशनल मूवमेंट को चार चांद लगाने का काम इन न्यूज़पेपर्स ने किया। इन न्यूज़पेपर्स ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी काम किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या कहता था? वीपीए, वो यही कहता था ना कि हमें अगर भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ भी आप छापोगे जो हमको डिससेटिस्फाई करता है, तो हम उस मैगजीन को, उस पेपर को बंद कर देंगे, यही ना। और ये सारे रिफॉर्मर्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ बोलते थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? आवाज़ आप सबकी, जनता का जो आवाज़ है वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स के जरिए ही पता चल सकता है, और तो कोई जरिया नहीं है। अगर आप उसी को दबा दोगे तो आप जनता की आवाज़ को दबा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें और भी कई सारे 4 पॉइंट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। इट वॉज द प्रेस दैट मैसेज ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड मॉडर्न लिबरल आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, होम रूल, इंडिपेंडेंस स्प्रेड अमॉन्ग पीपल। सो ये जो प्रेस है इसी के जरिए ही फैला है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, मॉडर्न लिबरल। फिर प्रेस कैरिड आउट डेली क्रिटिसिज्म ऑफ अनजस्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, जो प्रेस था वो काफ़ी कितना स्वतंत्र था कि कोई भी ब्रिटिश का जो पॉलिसी होता था, चाहे वो लाइसेंस एक्ट हो, चाहे वो वीपीए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो एज को लेके हुआ है 21 से 19 ईयर्स कर दिया गया है, ये सब कौन बताता था? ये हमारे प्रेस के जरिए पता चलता था। इसीलिए तो ब्रिटिशर से इतना डरता था, इसीलिए तो दबाना चाहता था इन सब पत्रोकारों को, लेकिन नहीं दबा सका। ये आवाज़ें उठ के आई और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बना इंडियन नेशनलिस्ट। इंडियन नेशनलिस्ट उन्हें बोलते हैं जो भारत के सभी विभिन्न जगहों से आते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं। भारत, इन्हें क्या बोला जाएगा? नेशनल फ्रीडम फाइटर्स बोले जाएंगे, ठीक है। आगे जाके हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रीकर्सर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से पहले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने, कौन कौन से एसोसिएशन बने, ठीक है। उनमें से एसोसिएशन जो बने थे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो हेड थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया, फिर उसके बाद देखो, और ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है लंदन 1866 में बनाया गया था। इसके सेंटर्स मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में भी थे, ठीक है। दादा भाई नौरोजी का एक स्टेटमेंट भी है कि ब्रिटिश वॉज जस्ट बेसिकली जस्ट एंड गुड। इस तरीके से देखो, दादा भाई नौरोजी यही चाहते थे ना, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उनका मानना ये था कि हम अपने इंडियंस जो है प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटिशर्स के सामने कैसे रखेंगे, वो भी विदेश में जाके। ट्रूली स्टेट अफेयर्स इन इंडिया बिफोर द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो ये उनका काम था। फिर उसके बाद आया इंडियन एसोसिएशन 1876 में, ओके। सो इंडियन एसोसिएशन जो आया था वो आया 1876 में। इसके जो हेड थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका जो सेंटर था ये कहाँ था? इंडियन एसोसिएशन बंगाल में भी था और आउटसाइड बंगाल में भी इसके कुछ सेंटर्स रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी इसका भी काम वही था कि पब्लिक ओपिनियन को रखना है। लोगों की जो बातें हैं वो कौन उठाएगा, वो सरकार तक कौन पहुँचाएगा? वो ये एसोसिएशन पहुँचाएगा। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसा इंडियन एसोसिएशन पहुँचाएगा। फिर फ्रेंडली रिलेशन बताएगा, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में फ्रेंडली रिलेशन, भाईचारा कौन लाएगा? इंडियन एसोसिएशन लाएगा। ये सब कॉमन ऑब्जेक्टिव्स था, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन का। अगर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट्स है। मास पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मूवमेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स थे इंडियन एसोसिएशन का। उसके बाद ये अचीवमेंट्स भी हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इसके चलते लाइसेंस एक्ट और आर्म्स एक्ट के खिलाफ इंडियन एसोसिएशन ने आवाज़ भी उठाई है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है इंडियन एसोसिएशन ने। उसके बाद हालांकि एसोसिएशन कुछ पूरा नहीं कर पाया, कुछ चीज़ें छूट गई, लेकिन कुछ अचीवमेंट्स भी रहा। उसके बाद आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। यहाँ आईएनसी में कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, 1883 में। ठीक इसके 2 साल 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाता है। और ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह कांग्रेस भी दादा भाई नौरोजी बोलते हैं कि इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दो, तब ये होगा करके। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप देखते हैं। धीरे धीरे इनके भी ऑब्जेक्टिव जो है वही है कि लोगों की बात को उठाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, रिलीजन का हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यही था मकसद। चाहे कास्ट कुछ भी हो, लेकिन वो हमारा देश का नागरिक है, उसका इक्वालिटी होना चाहिए समाज में। टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग्स ऑफ नेशनल यूनिटी, टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, ठीक है। जो पब्लिक का ओपिनियन है उसको उठाना। जैसे मान लो पब्लिक, कोई किसान है, पीसेंट है, वो तंग है, उसको ज़्यादा टैक्सेस लगाया गया है, वो ये बात को कहाँ बोलेगा?
वो अपने खेत में खड़ा होकर बोलते रहेगा, कोई सुनेगा उसको? नहीं। लेकिन अगर किसी मंच पे उसे जगह दिया जाए, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और ये बात अगर उन लीडर्स को बताया जाए, वो लीडर्स जाके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और लोग बताएंगे कि देखिए आपने किसानों को कम कीजिए, टैक्सेस कम कीजिए, ये सब गवर्नमेंट के सामने वो लोग रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने सिंपली वो लोग रखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग बात करेंगे अब अगले लेसन के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल।